नमस्कार सभी को, अभिवादन। और 10 सितंबर को भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म दिवस है। इनका जन्म 10 सितंबर 1887 यानी 1887 को अल्मोड़ा के खूंट गांव में हुआ था। कुछ सोशल साइट्स में इनके बारे में यह भी मिलता है कि इनका जन्म 31 अगस्त और 1 सितंबर के मध्य अनंत चतुर्दशी के दिन हुआ था और ये सदैव अपना जन्मदिन अनंत चतुर्दशी को ही मनाया करते थे। और 1946 में जब ये पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उस दिन भी अनंत चतुर्दशी थी और दिन था 10 सितंबर का। तो उस तिथि से उन्होंने तय किया कि अब वो अपना जन्मदिन 10 सितंबर को ही मनाएंगे। तो जन्म अल्मोड़ा में हुआ। पिता मनोरथ पंत एक सरकारी सेवक थे और अक्सर नौकरी के सिलसिले में इधर उधर रहते थे। माँ का नाम गोविंदी देवी था और गोविंदी देवी नाम से ही इन्हें अपना नाम मिला था। बचपन में इनको ये बड़े मोटे ताजे थे, बहुत हेल्दी थे, तो इनको लोग प्यार से थपुआ कहते थे क्योंकि ये बच्चों के साथ खेलने कूदने जाने की बजाय एक जगह ही बैठे रहते थे। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि थे। इनके हाव भाव में इनका कुशाग्र व्यक्तित्व प्रकट होता था, लेकिन 10 वर्ष की उम्र तक कभी भी इन्होंने विद्यालय का मुंह नहीं देखा। तो 10 वर्ष की उम्र में इन्होंने अल्मोड़ा के रैमजे स्कूल में प्रवेश लिया। इनके बारे में कई सारे किस्से प्रचलित हैं स्कूल के दिनों के। एक बार अध्यापक ने पूछा कि यदि 30 गज के कपड़े को प्रतिदिन 1 गज काटा जाए तो कितने दिनों में कपड़ा पूरा कट जाएगा। बाकी सभी बच्चों का जवाब था 30 दिन, लेकिन कुशाग्र बुद्धि गोविंद बल्लभ पंत जी ने जवाब दिया 29 दिन, और वही सही उत्तर था। इनका पहला विवाह जब ये कक्षा 7 में पढ़ते थे तभी हो गया। इनका शुरुआती जीवन कष्टमय रहा। इनकी पहली पत्नी और पुत्र का बहुत जल्दी ही निधन हो गया। उस घटना के पश्चात से बहुत दुखी रहने लगे और अपना अधिकांश समय कानून की पढ़ाई, वकालत और राजनीति में लगाने लगे। तत्पश्चात घर वालों के दबाव में इन्होंने दूसरा विवाह किया, लेकिन दूसरा विवाह भी लंबा न चल सका। उस विवाह से उत्पन्न पुत्र की कुछ समय बाद ही बीमारी से मृत्यु हो गई और कुछ समय बाद इनकी दूसरी पत्नी भी इनको छोड़ के स्वर्ग सिधार गई। तत्पश्चात इनका तीसरा विवाह काशीपुर निवासी कला देवी से हुआ। 1905 में ये इलाहाबाद चले गए थे और उन्होंने कानून की पढ़ाई वहाँ पर प्रारंभ करी। 1912 में इनकी कानून की पढ़ाई पूरी हुई, लेकिन इनको एक वकील के तौर पर प्रतिष्ठा काकोरी केस से ही मिली। वकील के तौर पर इनकी खासियत थी कि वे सच्चे मुकदमे ही लिया करते थे, कभी भी झूठे मुकदमे नहीं लेते थे, और यदि पता चल जाए कि मुकदमा झूठा है तो उसे वापस कर दिया करते थे। खैर, वो दौर ही बड़ा ही नैतिक दौर था। गोविंद बल्लभ पंत जी को मात्र 14 वर्ष की आयु में ही हार्ट अटैक आ गया था। चुनौती बड़ी गंभीर थी, लेकिन चूंकि इस व्यक्ति का तो व्यक्तित्व बनना निर्धारित था, इस देश का एक महान व्यक्तित्व बनना निर्धारित था, तो बीमारी भी इन्हें छूकर निकल गई। तो राजनीति में आने का इनका किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। ये वकालत काशीपुर में किया करते थे और काशीपुर में एक बड़ी खूबसूरत जगह है गिरिताल। एक बार घूमते हुए वहाँ पहुँच गए तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि 2 युवक भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर चर्चा कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या यहाँ पर भी लोग देश के और समाज के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो युवकों ने जवाब दिया, चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन एक सक्षम नेतृत्व की आवश्यकता है। बस क्या था, वहीं से राजनीति में प्रवेश का निर्णय ले लिया और 1921 में लेजिस्लेटिव असेंबली से अपने राजनीतिक जीवन की धुआंधार शुरुआत करी। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के समय इन्होंने उत्तर प्रदेश से साइमन कमीशन विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। उस प्रदर्शन में ये गंभीर रूप से घायल हुए। लाठीचार्ज इनके ऊपर किया गया और उस लाठीचार्ज में इनकी गर्दन भी चोटिल हो गई थी और उसके पश्चात वो गर्दन कभी भी ठीक ना हो पाई। जब भी हम इनका कोई मूवी देखते हैं या इनके पुराने चित्र देखते हैं तो गर्दन को झुकी हुई सी नजर आती है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह गिरफ्तार हुए और इनको गिरफ्तार करके अहमदाबाद फोर्ट में रखा गया। यहीं से इनके और जवाहरलाल नेहरू जी की मित्रता की शुरुआत हुई। 3 वर्ष ये वहाँ साथ में जेल में रहे। तत्पश्चात जवाहरलाल नेहरू ने ही इनके खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इन्हें जेल से छुड़वाया था। यह भी एक तथ्य है कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में जब मतभेद हुए थे, जब भारत की स्वतंत्रता के तरीके को लेकर के इन दोनों के मध्य मतभेद हो रहा था, तो उसमें समझौतावादी भूमिका भी गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा ही निभाई गई थी। तो राजनीतिक मूल्यों के बारे में इनके जो किस्से हैं
तो एक बार बतौर मुख्यमंत्री वह उत्तर प्रदेश में एक मीटिंग ले रहे थे, तो मीटिंग के दौरान चाय और नाश्ते का बिल आया। उस बिल पर इन्होंने साइन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी मीटिंग्स के दौरान केवल चाय की ही इजाज़त है, नाश्ते की नहीं है। तो नाश्ते का व्यय उसी व्यक्ति को वहन करना होगा जिसने मीटिंग को बुलाया है। और इन्होंने उस मीटिंग में नाश्ते का खर्चा स्वयं अपनी जेब से दिया था। तो ये हम सब के लिए एक उदाहरण है कि किस तरह से इन्होंने कभी भी सरकारी धन को स्वयं के लिए खर्च नहीं किया। इनका मानना था कि सरकारी धन जनता और देश के लिए है। संविधान सभा में भी इनका बड़ा महत्व था। संविधान सभा की जो 8 महत्वपूर्ण कमेटियां थी, उनमें से 3 के ये प्रमुख सदस्य थे। आर्टिकल 21 जिसकी आज हम बात करते हैं, जीवन के स्वतंत्रता के अधिकार की, तो उससे संपत्ति के अधिकार को हटाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इन्हीं का रहा था। उसके पश्चात जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार और उत्तर प्रदेश को स्थापित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1955 से 1961 तक केंद्र सरकार में यह केंद्रीय गृह मंत्री रहे और उस समय इनका बहुत प्रमुख योगदान भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना रहा। तत्समय ये माना जा रहा था कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से देश कमजोर होगा, लेकिन इतिहास साक्षी है कि इसने देश की एकता में और अधिक योगदान दिया और देश को एकजुट करने में भाषाई आधार पर पुनर्गठन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनका प्रमुख योगदान हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने में भी रहा। 1957 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 1961 में इस महान विभूति की मृत्यु हो गई। अंग्रेज इनके भय से, ब्रिटानिया सल्तनत इनके भय से काशीपुर को गोविंदगढ़ कहा करती थी। पंत जी के जीवन का संपूर्ण किस्सा बड़ा ही रोमांचकारी और विशेष रहा है। इनमें से कुछ बातें आज हमने आपके समक्ष प्रस्तुत करी है। नमन व श्रद्धा सुमन अर्पण ऐसे महान व्यक्तित्व और कृतित्व से, जिससे कि ये उत्तराखंड भी धन्य हो गया, ये देश भी धन्य हो गया। नमस्कार।